Hello everybody. In this lecture we will learn about the consistency of the soil. ये आपकी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है ना। सॉइल के अंदर कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब क्या है। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी का अगर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मतलब समझाऊं तो उसका मतलब होता है कि देखो, जो कंसिस्टेंसी होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है, इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। ये सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। अब आपको पता है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल कौन कौन सी होती है। जो आपकी सिल्ट होती है उसके लिए वैलिड है, और जो आपकी क्ले होती है ना उसके लिए वैलिड है ये वाली प्रॉपर्टी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ईज ऑफ डूइंग वर्क विद द सॉइल इज नोन एज द कंसिस्टेंसी। ओके, मतलब एक सॉइल है जिसके साथ में जिसकी जो पार्टिकल्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं, तो आप इजीली उसके साथ का वर्क कर सकते हो। यू कैन वर्क विद दैट टाइप ऑफ सॉइल। लेकिन एक सॉइल है जिसके पार्टिकल्स क्या है, इनकंसिस्टेंट है। कहीं मोटा पार्टिकल है, कहीं छोटा पार्टिकल है, कहीं पे ज़्यादा अमाउंट में आपको मॉइस्चर मिल रहा है, कहीं पे कम अमाउंट में मिल रहा है। द पार्टिकल साइज एंड द अदर थिंग आर नॉट कंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तब आपको इसके साथ काम करने के लिए आपको ईजी नहीं रहेगा। मतलब यू कांट वर्क ईजीली विद दैट टाइप ऑफ सॉइल। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है। तो ये तो आपको समझ आया कि कंसिस्टेंसी का बेसिक फंडा क्या है। ओके, तो इसको अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में जाऊं डेफिनेशन के हिसाब से, तो बाय कंसिस्टेंसी इज मीन्ड बाय द रिलेटिव ईज विद विच सॉइल कैन बी फॉर्म्ड। मतलब कितनी इजीली, जो जितने इजीली आप उसके साथ काम कर सकते हो या जितनी इजीली वो सॉइल बनी हुई है वो उतनी कंसिस्टेंट है। बात आ गई समझ में? आई होप आपको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो कोई भी किसी भी एक सॉइल को अगर आप कंसिस्टेंसी का मतलब समझ गए तो आगे हम इसको देखते हैं और आगे चीज़ें। दिस टर्म इज मोस्टली यूज फॉर फाइन ग्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्ले और सिल्ट के लिए ही यूज होती है। ठीक है, अब देखो, दिस टर्म इज यूज फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। अब फाइन ग्रेन जितनी भी सॉइल होती है ना वो मैक्सिमम आपको कोहेसिव मिलेंगी। अब आप बोलोगे कि कोहेसिव का मतलब क्या है। कोहेसिव का मतलब होती है, देखो, दो तरीके की सॉइल सैंपल आपने लिए, ए और बी। एक सॉइल सैंपल को आपने क्या किया, मुट्ठी से दबाया तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, आपने उसके फोर्स लगाया तो वो एज इट इज रहेगा। दूसरे सॉइल सैंपल को दबाया लेकिन वो फिर से क्या हो गया, क्रश हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो ये क्या होगा, ये आपका कोहेसिव नहीं होगा। तो ए विल बी योर कोहेसिव वन और बी विल नॉट बी योर कोहेसिव सॉइल। ओके, तो कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का चिपक जाना। तो फाइन ग्रेन और कोहेसिव सॉइल के लिए आप कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल यूज करते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अटरबर्ग। ठीक है, अटरबर्ग साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी आपकी फाइन ग्रेन सॉइल थी, फाइन ग्रेन सॉइल का एक सैंपल लिया। उस फाइन ग्रेन सॉइल के सैंपल में उन्होंने वाटर डालना स्टार्ट किया। वाटर डाला, फिर और वाटर डाला। इस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया कि कंसिस्टेंसी पे या फिर उसके वॉल्यूम पे, जो आपकी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसके वॉल्यूम पे क्या असर होता है। तो उनको पता चला कि जो वाटर कंटेंट के इंक्रीमेंट पे सॉइल बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे कि इससे कंसिस्टेंसी में क्या रिलेशन है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो कंसिस्टेंसी के अंदर। तो देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी का मतलब था कि ईज ऑफ डूइंग वर्क विद सॉइल। आप सॉइल के साथ कितने इजीली वर्क कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल के अंदर आपके पास में क्या था, एक फाइन ग्रेन्ड थे, और फाइन ग्रेन्ड भी कैसे थे, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन था वहाँ पे। अब वहाँ पे आपने वाटर कंटेंट डालोगे, वर्क करोगे तो यू हैव टू ऐड सम वाटर। तो जैसे ही वाटर कंटेंट डालते हो तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सॉलिड में, एक सेमी सॉलिड में, एक प्लास्टिक में और लिक्विड में। अब ध्यान से देखो, अटरबर्ग एक इंजीनियर कम साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक इस तरीके का एक ग्राफ दिया। इस ग्राफ की मदद से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जो होगा वाई एक्सिस वो आपके वॉल्यूम ऑफ द सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स एक्सिस वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान से देखो, आपने एक सॉइल सैंपल लिया जो कि बिल्कुल ड्राई था, उसके अंदर कोई वाटर नहीं था, बस फाइन ग्रेन्ड था वो और कोहेसिव था। ले लिया, मतलब कोई भी आपने क्ले ले ली। ठीक है, लेने के बाद में क्या किया, आपको पता है कि जब उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, जीरो वाटर होगा, तभी भी उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा ना यार। ऐसा तो नहीं है कि बिना पानी के सॉइल के अंदर कोई वॉल्यूम ही नहीं रह सकता। तो उसका कोई वॉल्यूम था वीडी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने उसके अंदर वाटर कंटेंट ऐड करना स्टार्ट किया।
आपने वाटर कंटेंट उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट किया, पानी ऐड किया उस सैंपल के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप वाटर कंटेंट ऐड करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक बूंद पानी डाला और वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया, नहीं होगा। आप वाटर डालते जाओगे, उसके वॉइड्स में जो सॉइल के वॉइड्स उसमें वाटर फिल होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे कि जो सॉइल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर होते 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 वो इतना चला जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पे यहाँ तक इस पॉइंट तक जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था उस पॉइंट को नाम दे दिया, उस उतने पानी को नाम दे दिया, उतने पानी को बोलते हैं क्या, श्रिंकेज लिमिट, जिसको हम WS से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ध्यान से जूम करता हूं मैं इसको, इस लिमिट को बोलेंगे WS, मतलब वॉल्यूम एज इट इज था, आपने सैंपल लिया, उसके अंदर पानी ऐड किया ऐड किया ऐड किया ऐड किया, लेकिन एक टाइम पे जाके वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी ऐड करते रहेंगे तो जिस पॉइंट पे पानी इंक्रीज होना स्टार्ट करे, इनिशिएट हो जाए, उस पॉइंट को, उस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फिर आपने और ऐड किया पानी, तो श्रिंकेज लिमिट के बाद में जब पानी ऐड करोगे तो जो आपकी सॉलिड स्टेट में सॉइल थी वो सेमी सॉलिड बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, इसकी ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसके बाद में अगर आप पानी ऐड करोगे तो वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी, जिस वाटर कंटेंट को आप प्लास्टिक कंडीशन या फिर प्लास्टिक लिमिट बोलते हो। फिर प्लास्टिक लिमिट मतलब प्लास्टिक की तरह रहेगा, प्लास्टिक स्टेट में सॉइल रहेगी। फिर आप वाटर ऐड करोगे तो फिर आती है एक लिक्विड लिमिट, कि उसके बाद में जैसे ही लिक्विड लिमिट के बाद में अगर आपने पानी ऐड किया तो मिट्टी कम और पानी ज़्यादा हो जाएगा, वो लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 चीज़ें निकल के आती है। एक निकल के आता है आपका सॉलिड स्टेट, जब आपने लिया, उसके बाद श्रिंकेज लिमिट, जिसके बाद में अपने वॉल्यूम को चेंज करना स्टार्ट करेगा, जो कि सेमी सॉलिड बना देगा। फिर आता है एक आपका प्लास्टिक स्टेट, जिसके बाद पानी ऐड करोगे तो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद आता है आपका लिक्विड स्टेट, जिसके बाद में जो आपने सैंपल लिया वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। समझ पा रहे हो ना, सैंपल के अंदर आप वाटर ऐड करते हो तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, नो वॉल्यूम चेंजेस, उसके बाद में वॉल्यूम क्या होंगे, चेंज होना स्टार्ट होंगे। तो जब वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, आपका सेमी सॉलिड में कन्वर्जन। फिर प्लास्टिक लिमिट के बाद में सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी। फिर लिक्विड लिमिट के बाद में सॉइल बिल्कुल पानी ही बन जाएगी, लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। अब आपका दिमाग दोबारा एक ही बात सोच रहा होगा, भाई क्यों पढ़ रहे हैं, भाई कंसिस्टेंसी में इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब था ईज ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क ऐसे थोड़ी ना करोगे, वाटर की प्रेजेंस में करोगे ना बॉस, वाटर प्रेजेंट होगा तभी तो करोगे। तो वाटर बढ़ता जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि वाटर के साथ में सॉइल कैसा बिहेव करती है, उसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से रिलेट करके अटरबर्ग ने देखा और 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ आ गया होगा, अटरबर्ग ने किस तरीके से 4 पार्ट में बांटा ये भी समझ आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, एक मैं आपको थोड़ा सा फेज डायग्राम से समझा देता हूँ जो अटरबर्ग ने बोला या फिर जो हमने अभी ग्राफ में एनालाइज किया। ये है आपका ड्राई सॉइल सैंपल। क्या है, ड्राई सॉइल, जिसके अंदर वॉइड है और सॉलिड्स हैं, कोई भी पानी नहीं है, बस हवा भरी है वॉइड्स के अंदर। आपने इसके अंदर पानी डाला, नो वॉल्यूम चेंज, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वॉइड सैचुरेट हो जाएंगे। ये वॉइड के अंदर जितनी जगह थी वो किससे भर जाएगी, पानी से। उसके बाद जैसे ही आप पानी डालोगे तो जो पूरा का पूरा सैंपल था उसका ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज व्हेन यू विल ऐड द वाटर। समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गमला ले लिया, क्या ले लिया, एक गमला ले लिया, उस गमले के अंदर मिट्टी ले ली और मिट्टी थी भरी हुई, आपने उसके अंदर लाके क्या डाला, वाटर डाला, पानी डाला, भाई पानी डाला। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बूंद पानी डाला और मिट्टी बाहर निकल के आ गई, लिक्विड बन गई। अब डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि लिक्विड लिमिट पे, सैचुरेट लेवल पे पहुंच जाएंगे, वॉइड्स भर जाएंगे और पानी और मिट्टी एक जैसे लगने लग जाएंगे, बहने लग जाएंगे, कीचड़ बन जाएगा। तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हुई होगी चीज़ें, समझ में आ गई बात। तो ये आपका ड्राई सॉइल था, उसके बाद में आपने पानी भर दिया तो फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। फिर सुपर सैचुरेटेड का मतलब जितनी वॉइड थी उससे ज़्यादा पानी भर दिया तो वो लिक्विड लिमिट की तरह बिहेव करेगा, बहेगा मिट्टी पानी के साथ में। ओके, सेम चीज़। अब हम कुछ लिमिट्स को देखेंगे जो अभी हमने देखी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, उसको फाइंड आउट करेंगे और उनके ऊपर क्या हम मैथमेटिकल प्रोसेस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल
समझ आया कंसिस्टेंसी का मतलब कि कोई सॉइल कितनी कंसिस्टेंट है, कितना इजीली आप उसके साथ काम कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके अंदर पानी ऐड करने से वो कैसे बिहेव करती है, तो पता चला कि लिक्विड लिमिट पे आती है। अब लिक्विड लिमिट को डिटेल में समझते हैं कि लिक्विड लिमिट क्या होता है। तो मैंने अभी आपको एक ग्राफ दिया था और ग्राफ में मैंने आपको समझाया था कि लिक्विड लिमिट क्या होती है। क्या समझाया था ग्राफ में? ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में अगर एक ग्राफ बनाता हूँ, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, तो वॉल्यूम ये रहा, फिर वाटर ऐड करते जाओ, फिर वॉल्यूम चेंज होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ये होता है वो होता है श्रिंकेज लिमिट, फिर पानी ऐड करने पे ये जो पार्ट होता है वो सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करता है। उसके बाद होता है प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद होता है प्लास्टिक की तरह आपका जो सॉइल होगा वो बिहेव करेगा। उसके बाद होता है आपका लिक्विड लिमिट, इसके बाद वाटर ऐड करने पे द सॉइल विल बी बिहेव लाइक अ लिक्विड। अब यहाँ पे इस लिक्विड लिमिट की ही बात हुई है कि जब आप ऐड कर रहे हो वाटर, तो वो लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या होती है लिक्विड लिमिट, और कैसे आप फाइंड आउट करोगे किसी भी सैंपल के अंदर लिक्विड लिमिट क्या कैसे निकालोगे। तो दिस इज द लिक्विड लिमिट, जिस ऐसा वाटर कंटेंट, ध्यान से सुनो, ऐसा वाटर कंटेंट जिसको भरने के बाद में जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहने लग जाती है, वाटर की तरह बिहेव करती है, लिक्विड की तरह बिहेव करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट बोलते हैं, और WL से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। इट इज द डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट बट हैज स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ। मतलब सही बताऊं तो लिक्विड लिमिट पे पहुंचने के बाद क्या ही शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा, नेग्लिजिबल शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा। मतलब आप उसके ऊपर पुश करोगे तो क्रश हो जाएगी भाई। अगर बाढ़ आ जाती है तो घर क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन की जो सॉइल होती है वो लिक्विड लिमिट पे पहुंच जाती है। लिक्विड लिमिट पे पहुंचने के बाद जो घर रखा हुआ है सॉइल के ऊपर, और सॉइल क्या होगा, क्रश हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, निकल के भग जाएगा घर, पूरा का पूरा नीचे से मिट्टी निकल के भग जाएगी, वहाँ पे कोरोजन हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए किसी भी सैंपल को, मैंने आपको एक सैंपल दिया सॉइल का, मैंने आपको यहाँ पे एक सॉइल सैंपल दिया, मैंने बोला भाई एक काम कर, इस सॉइल सैंपल को ले और पता कर इसकी कितनी लिक्विड लिमिट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज करते हैं, कैसे ग्रांडे एपरेटस वाला मेथड। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखते जाओ बस। एक ऐसा एक एपरेटस होता है लैब में, एक ऐसा एक एपरेटस होता है। इस मैंने आपको जो सॉइल दी थी ना, उसको इस कटोरे में भर दो, इस कटोरे में फुल कर देते हैं, भर दिया। भरने के बाद में क्या करना है भाई, भरने के बाद में आपके पास में एक टूल होता है, कैसे ग्रांडे एपरेटस में ही आपको एक टूल मिलता है। उस टूल की मदद से, कुछ ऐसा टूल मिलता है, कैसा टूल मिलता है, कुछ ऐसा टूल मिलता है। इस टूल की जो विड्थ होती है वो बोल सकते हो कितनी होती है पता है, 12 mm होती है, 12 mm। इससे, इस टूल की मदद से आपने ये सॉइल डाल दी इस कटोरे में, और इस टूल की मदद से आपने क्या किया, इस टूल की मदद से यहाँ पे एक कट लगा दिया। कितने mm का कट लगा दिया आपने, लगा दिया यहाँ पे बीच में 12 mm का कट बीच में, ठीक है। कितने mm का, 12 mm का, याद रखना है 12 mm का। पूरी मिट्टी भरी और इस टूल से आपने खींच दी मिट्टी बाहर बीच से। अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब आपने कि ये हैंडल देखा, इस हैंडल को घुमाना है। क्या करना है, इस हैंडल को घुमाते जाना है, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार घुमाना है आपको, 25 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, 25 टाइम्स घुमाना है, ठीक है। याद रखना है 25 टाइम्स आपको यहाँ पे ब्लाउज बोलते हैं इनको ना, आपको 25 टाइम्स इसको ब्लाउज देना है। तो यहाँ पे आप जब बिफोर टेस्ट, मतलब टेस्ट जब स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे 12 mm का एक क्या कर देते हो आप, गड्ढा कर देते हो। दिस इज 12 mm गड्ढा। उसके बाद में जब घुमाते जाते हो तो मिट्टी पास में आने लग जाती है, आने लग जाती है। और आपने कितने ब्लाउज देने हैं, आपने कितने हैंडल, कितनी बार हैंडल को घुमाना है, 25 टाइम्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आपको एक सॉइल दिया था, एक सॉइल सैंपल मैंने आपको दिया था। उस सॉइल सैंपल के अंदर आपने क्या किया था, आपने सॉइल सैंपल को लिया थोड़ा सा एक कंटेनर में, और उस सॉइल सैंपल में अपनी मर्जी से एक वाटर कंटेंट डाला था। मान लो आपने 10% वाटर डाला, 20% वाटर डाला। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसको बोला जाता है। क्यों, आपने यहाँ पे मान लो वाटर कंटेंट डाला अपनी मर्जी से, और फिर उस वाटर कंटेंट को डालने के बाद में इस सैंपल को आपने कैसे ग्राइंडर के अंदर डाला,
और जिस वाटर कंटेंट पे, ध्यान से सुनना, जिस वाटर कंटेंट पे, जरूर नहीं इसी वाटर कंटेंट पे, जिस वाटर कंटेंट पे 25 टाइम्स ब्लोज में, 25 टाइम्स ब्लोज में ये 12 mm का जो छेद है, जो 12 mm का जो आपने ये किया है, ये क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए, तो वो वाटर कंटेंट ही आपका क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगी, वो ही आपका लिक्विड लिमिट होगी। ध्यान से सुनो दोबारा, 25 टाइम आप ब्लोज दोगे और जिस वाटर कंटेंट पे 25 टाइम में 12 mm का जो छेद है वो कंप्लीटली फिल हो जाए कैसे ग्रैंडे एपरेटस का, उस वाटर कंटेंट को ही क्या बोलते हैं, उसी वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सॉइल। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड द कैसे ग्रैंडे एपरेटस, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे याद रखने लायक है, 25 आपको ब्लोज देने हैं, 25, और कितने सेंटीमीटर का बीच से कट लगाना होता है, 12 mm का, जो टूल होता है उसके आगे का ये हिस्सा ही 12 mm का बना होता है। क्लियर होगी बात? तो 12 mm याद रखना है, 25 टाइम्स याद रखना है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कैसे ग्रैंडे एपरेटस है, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए काम आता है। आपको क्या करना है, सॉइल लेनी है, सॉइल के अंदर पानी डालना है अपनी मर्जी से। मान लो आपने लिया W1 वाटर कंटेंट वाल, जिसपे आपने ब्लोज दिए, नंबर ऑफ ब्लोज आए, नंबर ऑफ ब्लोज 30 पे जाके वो अपने आप को कंप्लीटली फिल कर रहा है, तो ये वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट नहीं होगा, तो आप इसको फिर से साफ करोगे, फिर दोबारा से दूसरा कोई वाटर कंटेंट डालोगे जिसको W2, और फिर आप ब्लोज दे रहे हो N1 मान लेता हूँ, N2 आप दे रहे हो, यहाँ पे 10 पे ही क्या हो रहा है, कंप्लीटली फिल हो जा रहा है, तो इसको भी नहीं मानना है। फिर आपने और वाटर कंटेंट मतलब पानी चेंज करना है, W3 पे आप नंबर ऑफ ब्लोज देते हो, यहाँ पे मान लो 25, और वो कंप्लीटली 25 में फिल होता है, तो जो लिक्विड लिमिट होगा उस सॉइल का वो आपका W3 होगा। समझ में आ गई बात कि 25 ब्लोज के अंदर जो वाटर कंटेंट 25 ब्लोज के अंदर 12 सेंटीमीटर को कंप्लीटली फिल कर दे, उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल सैंपल। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाले हैं हम, लिक्विड लिमिट के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। आप बोलोगे ये क्या बीमारी है, ध्यान से सुनते रहना। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा भाई कि आपने पानी डाला और नंबर ऑफ ब्लोज देखे, और जिस पे 25 बार में, जिस पानी के कंटेंट में 25 बार में आपका काम हो गया, तो आपने बोला कि वो वाटर कंटेंट क्या है आपका, WL है, वाटर लिक्विड लिमिट है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको वाटर की लिमिट है, जो लिक्विड लिमिट है वो पता ही नहीं चल रही, आप कभी ज्यादा डाल दे रहे हो, कभी कम डाल दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आप एक चीज बनाते हो जिसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स या फ्लो कर्व बोलते हैं ना। क्या क्या होता है फ्लो कर्व, देखो ध्यान से, ये होते हैं आपके log n मतलब नंबर ऑफ ब्लोज कि कितनी बार आप उसको घुमा रहे हो कैसे ग्रैंडे को, और ये होता है आपका पानी का कंटेंट। तो अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल उठाऊं, कोई भी एक छोटा सा ट्रायंगल अगर मैं उठाऊं यहाँ पे, तो उस ट्रायंगल का अगर मैं स्लोप निकालूं ना, ये स्लोप, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। ये स्लोप ही क्या बोला जाता है, फ्लो इंडेक्स। क्या बोला जाता है, फ्लो कर्व या फ्लो इंडेक्स। तो आपको पता है कि फ्लो कर्व या फ्लो इंडेक्स निकालने के लिए या स्लोप निकालने के लिए हमको यूज करना होता है क्या, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और यहाँ पे tan थीटा नहीं है, यहाँ पे tan थीटा का मतलब है फ्लो इंडेक्स लिखेंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे W2 माइनस W1 या फिर W1 माइनस W2, बताओ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो निकालना है वो हमें निकालना है W1 माइनस W2। W1 में से, इसमें से W2 गया तो कितना बचेगा, इतना पानी है ना, जो पानी हमने डाला है, तो W1 माइनस W2 किया, डिवाइडेड बाय, अब सारी वैल्यू आपकी इस पे एक्स एक्सिस पे लॉग की है। लॉग की क्यों है, लॉग की इसलिए है क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो हम यहाँ पे लॉग टेबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे n2 माइनस n1 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे log n2 माइनस log n1। आगे कैसे लिखेंगे इसको, फ्लो इंडेक्स को, W1 माइनस W2, वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट 2। और आपको तो पता ही होगा कि log A माइनस log B को क्या लिख सकते हैं हम, log A अपॉन B, मतलब n2 अपॉन में n1। ये आपका आ गया फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया।
तो ये आपका होता है लिक्विड लिमिट और ये फ्लो कर्व या फ्लो इंडेक्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि फ्लो इंडेक्स और क्या काम करता है, फ्लो कर्व काम क्या करता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना फ्लो कर्व ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ कम होगी सॉइल की। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछूं कि एक ए सॉइल है जिसका ये फ्लो है और एक ये बी सॉइल है, ये बी है ये ए है। अब आप मुझे बताओ, दो सॉइल के आपको फ्लो कर्व दे दिए, ये क्या दे दिया आपको, फ्लो इंडेक्स है, फ्लो कर्व दे दिया आपको, ये आपको फ्लो कर्व दे दिए, एक ए सॉइल के दे दिया, एक बी का दे दिया। आपसे मैंने पूछा कि ये बताओ कि शियर स्ट्रेंथ, मजबूती किस सॉइल की ज्यादा होगी। पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ए की बी की, ए सॉइल सैंपल की ज्यादा होगी शियर स्ट्रेंथ या बी की होगी। दिस इज माई क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो राइट नाउ। और आपको बताना है कि ए सैंपल की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ए जो सॉइल है वो ज्यादा मजबूत होगा कि बी। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि जो फ्लो कर्व होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शियर स्ट्रेंथ के। याद रखना है क्यों, देखो समझाता हूं, शियर स्ट्रेंथ के। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है कि फ्लो कर्व का मतलब है कि आपके वाटर कंटेंट का इंक्रीज होना, फ्लो कर्व का इंक्रीज होना, वाटर कंटेंट। अब पानी में मिट्टी में पानी बढ़ाता जाऊंगा, पानी और मिट्टी बढ़ाता जाऊंगा, पानी डालते रहूंगा, तो क्या स्ट्रांग रहेगी सॉइल, नहीं रहेगी ना। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे देखो स्लोप किसका ज्यादा है। अगर आपको नहीं समझ आता स्लोप तो मैं बहुत इजी तरीका समझाता हूं। आप गाड़ी चढ़ा दिया करो, गाड़ी चढ़ाने का मतलब है एक गाड़ी यहाँ खड़ी करी और एक गाड़ी यहाँ खड़ी करी। आप मुझे बताओ कौन सी गाड़ी को चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जो ज्यादा स्टिफ होगी ना भाई, बी पे चढ़ने पे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बी का फ्लो कर्व क्या है, ज्यादा है। फ्लो कर्व ज्यादा है तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बी वाली जो सॉइल होगी वो क्या होगी, कमजोर होगी। क्या होगा ये क्या होगी, शियर स्ट्रेंथ लो होगा इसका। तो आप बोल सकते हो लो शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ लो होगा। और हाई शियर स्ट्रेंथ किसका होगा, ए का, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कंपेरिजन में बता रहा हूं दोनों के। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका फ्लो कर्व ज्यादा, जिसका फ्लो कर्व ज्यादा उसमें पानी ज्यादा, जिसमें पानी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ गई बात, मैंने आपको उससे समझा भी दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे लिक्विड लिमिट और फ्लो इंडेक्स मैंने आपको बताई दिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा कोई तरीका है क्या सर, कोई तरीका है किस चीज को निकालने का, लिक्विड लिमिट को निकालने का। बिल्कुल एक तरीका और है जिसका नाम है वन पॉइंट मेथड। ये एक तरीके से इंपेरिकल मेथड है। आप बोलोगे इंपेरिकल मतलब कि इसमें सीधा एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर क्या होता है कि WL इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है वो निकाल लो, और N डिवाइडेड बाय 25 की पावर E। अब आप बोलोगे कि ये तो चलो ठीक है, ये तो निकाल लेंगे हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड से, ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट कितना है ये निकाल लेंगे। वाटर कंटेंट नेचुरली कितना है हम निकाल लेंगे कैल्शियम कार्बाइड से या फिर अल्कोहल मेथड से निकाल लेंगे। लेकिन N और E की वैल्यू तो बता दो सर क्या है होगी। तो आप लिख सकते हो कि E की जो वैल्यू होती है वो 0.1 होती है हमेशा, और N की जो वैल्यू होती है वो 20 से लेके 30 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो। बस ये इसको बोलते हैं वन पॉइंट मेथड। दिस इज कॉल्ड द वन पॉइंट मेथड। ओके, दिस इज इंपेरिकल मेथड, इंपेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है आपका स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है सर, इसमें एक कॉन होता है, ध्यान से देखो, ऐसा कॉन होता है। लेट मी जूम फॉर यू, आपके लिए मुझे जूम करने दो। एक ऐसा एक सैंपल रखने की एक जगह होती है, यहाँ पे मिट्टी रखेंगे और एक ऐसा कॉन होता है ना, कॉन तो पता ही होगा, कॉन ये कॉनिकल शेप होता है। हम क्या करते हैं इसमें मिट्टी रख देते हैं, मिट्टी रख दी, जितना भी वाटर कंटेंट था रख दिया, उसमें पानी डाला और इसमें रख दिया मिट्टी को, और कॉन को छोड़ दिया धीरे धीरे प्लेजेंटली, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। अब छोड़ने के बाद में यहाँ पे देखना है ध्यान से, छोड़ने के बाद क्या होगा वही देखना है मेन, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू द IS 2720 a similar penetrometer of cone has a central angle 31 degree, total sliding mass of the 80 ग्राम। जो ये कौन रखा है ना आपने वो 80 ग्राम का होता है बॉस, समझ में आ गई बात, 80 ग्राम का कौन होता है। अब जो बात है वो समझने वाली है। द सॉइल पार्ट इज केप्ट इन सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल जगह थी उसमें सॉइल को घुसेड़ दिया। 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, जो
सिलेंडर होता है वो 5 सेंटीमीटर डाया का, 5 सेंटीमीटर हाइट का होता है कौन पेनिट्रेशन में। ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। ओके, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल कॉरस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट ऑफ पेस्ट विच वुड बी 20 mm पेनिट्रेशन इन 30 सेकेंड। बस ये याद रखना है, 20 mm शब्द याद रखो और 30 सेकेंड याद रखो। अब बोलोगे इससे मुझे क्या फायदा है, ध्यान से सुनो। आपको कुछ नहीं करना है, पिछले स्लाइड पे वापस चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉइल सैंपल दिया मैंने, आपको उस सॉइल सैंपल में से सॉइल निकालनी है और सॉइल को लेके उसके अंदर पानी ऐड कर देना है, कितना भी अपनी मर्जी से पानी मिला दिया। उस पेस्ट को, उस पानी वाले और मिट्टी वाले पेस्ट को इस सिलेंडर में डाल देना है। इस सिलेंडर में मैंने उसको डाल दिया। डालने के बाद में क्या करना है, डालने के बाद में धीरे से, अचानक से नहीं, बिल्कुल धीरे से इस कॉर्न को इस मिट्टी के ऊपर छोड़ देना है। अगर ये 30 सेकंड के लिए छोड़ना है, अगर ये 30 सेकंड में, ध्यान से बताया ना मैंने आपको, 30 सेकंड में अगर 20 mm पेनिट्रेट कर जाए जिस वाटर कंटेंट पे, 20 mm अगर अंदर घुस जाए तो उस वाटर कंटेंट को ही इस सॉइल की क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट बोलेंगे। ध्यान से याद रखना, 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे उस कॉर्न को। अगर 20 mm क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, अंदर चला जाए जिस वाटर कंटेंट पे, ये 30 सेकंड के अंदर 20 mm अंदर चला जाए, उस वाटर कंटेंट को ही हम उसकी लिक्विड लिमिट बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया। 80 ग्राम का ये आपका कॉर्न होता है, 80 ग्राम आपको याद रखना, 80 ग्राम इसका वेट होता है। आगे मूव करते हैं लिक्विड लिमिट में। अब ध्यान से देखो, एक बहुत ही जरूरी चीज जो कि आपको देखनी चाहिए और ये आपके काम आती ही आती है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी कि लिक्विड लिमिट को किस तरीके से आप देख के बताओगे कि कोई सॉइल ग्रेवल है कि सैंड है कि सिल्ट है कि क्ले है, ब्लैक और क्ले है तो बेंटोनाइट है। देखो, अगर वाटर लिमिट किसी का क्या हो, नॉन प्लास्टिक होता है, आपको ये तो पता है कि ग्रेवल और सैंड को तो छोड़ दो, सिल्ट से आ जाओ। सिल्ट का जो वो लिक्विड लिमिट होता है वो होता है 30 से 40 सिल्ट का, और क्ले का होता है 40 से ऊपर। समझे, बस इतनी याद रखनी है। इसको इस लिस्ट में से दो ही चीजें याद रखनी है कि सिल्ट के बारे में बात हो तो सिल्ट का जो लिक्विड लिमिट होता है वो होता है 30 से 40%, उस सॉइल का 30 से 40%। और क्ले की बात हो, आपको पता है कि क्ले के अंदर जो होगा वो 40 से लेके और 800 तक आपका क्ले का रेंज होता है परसेंट में, वाटर लिक्विड लिमिट आप बोल सकते हो। अब लिक्विड लिमिट की हुई बात खत्म, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक लिमिट की। और मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, ऐसा वाटर कंटेंट जिस वाटर कंटेंट पे आपका जो सॉइल सैंपल है वो बिल्कुल एक प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, ये आपका वाटर कंटेंट है, ये आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, वाटर कंटेंट डालने पे एज इट इज, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड द श्रिंकेज लिमिट, WS। उसके बाद में ये होता है आपका प्लास्टिक लिमिट और ये होता है आपका लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब इससे ज़्यादा पानी डालोगे तो ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, इससे कम पे ये सॉलिड की सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, और इससे कम पे बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, और इससे ज़्यादा डालोगे तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। लिक्विड लिमिट की बात करी, अब हम बात करेंगे इस WP की, प्लास्टिक लिमिट की, कि इससे ज़्यादा पानी डालोगे ना तो आपका जो सॉइल है वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे आप फाइंड करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द प्लास्टिक लिमिट। देखो ध्यान से, अगर मुझे प्लास्टिक लिमिट निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। आपको ये मैंने मिट्टी दी, आपको मैंने बोला एक काम कर, इस मिट्टी का प्लास्टिक लिमिट निकाल। तो आपने क्या किया, सैंपल छोटा सा, उस सैंपल में पानी डाला, पानी डाल के अपने हाथ से उसको मला, ऐसे हाथ से आपको रगड़ना है। रगड़ने के बाद में एक थ्रेड बना देनी है पतली सी, अपने पाम के बीच में, अपनी हथेलियों के बीच में रगड़ना है। और कितनी mm की थ्रेड बनानी है, 3 mm की, इतनी पतली सी, मतलब उसका जो डाया होना चाहिए, डाया वो 3 mm का होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो 3 mm। अब आप बोलोगे 3 mm कैसे मेजर करेंगे, तो जो वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पता होगा, वर्नियर कैलिपर छोटे से छोटे मेजरमेंट को फाइंड आउट कर लेता है। तो 3 mm की थ्रेड बनाने पे, जिस वाटर कंटेंट पे 3 mm की थ्रेड बन रही है वो तो ठीक है, लेकिन जिस वाटर कंटेंट से पहले 3 mm या फिर जिस वाटर कंटेंट पे 3 mm की थ्रेड बनते टाइम पे क्रैम्बल्स आ जाए, टूट जाए,
तो वो क्या होगी, उसकी प्लास्टिक लिमिट होगी। मतलब जहां तक 3 mm की आपकी थ्रेड बन जा रही है वो उसकी प्लास्टिक लिमिट है, जिसके बाद में नहीं बन रही है वो उसकी प्लास्टिक लिमिट नहीं है। तो प्लास्टिक लिमिट निकालने का ये तो बहुत छोटा तरीका है, बिल्कुल बहुत इजी तरीका है प्लास्टिक लिमिट निकालने का। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है रिलेटेड टू द प्लास्टिक लिमिट्स। क्या याद रखनी है? अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्रेवल और सैंड की प्लास्टिक लिमिट क्या होगी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप क्ले के अंदर या फिर बोल दो सिल्ट के अंदर अगर आप ऐड कर देते हो क्या, ग्रेवल या सैंड, ग्रेवल या फिर सैंड ऐड कर देते हो, तो आपकी प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू घट जाती है, यानी कि ये ज़्यादा प्लास्टिक नहीं रहती हैं। सिल्ट और क्ले जल्दी से ब्रेक हो जाती है, आप उसको जैसे रगड़ोगे पाम के बीच में तो तुरंत टूट जाएगी भाई। तो याद रखना है क्ले और सिल्ट का ज़्यादा प्लास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट की एक टेबल है जो कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, रख लिए तो रख लो, नहीं तो नहीं रखनी है। सिल्ट के लिए जो प्लास्टिक होती है वो कितनी होती है, 20 से 25 सिल्ट के लिए, बस ये याद रखना है। सिल्ट के लिए प्लास्टिक परसेंट होती है 20 से 25, और 25 से लेके और 250 तक का जो रेंज होता है परसेंटेज में वो आपका क्ले के लिए होता है। तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, सिल्ट और क्ले, बस। वहां पे 30 से 40 था, 40 से ऊपर जितना भी था वो क्ले था, किसमें, लिक्विड लिमिट में। यहाँ पे 20 से 25 आपका सिल्ट के लिए होता है और क्ले के लिए जो होता है वो 25 to 250। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इज द श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा, ग्राफ समझना होगा। तो ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था क्या कि ये दोबारा से देखो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। ये देखो दोबारा से हम देखते हैं श्रिंकेज लिमिट को ध्यान से। श्रिंकेज लिमिट ये होता है WS, मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे आप पानी डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट पे वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को हम बोलते हैं WS या फिर श्रिंकेज लिमिट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। श्रिंकेज लिमिट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पॉइंट पे देखो आपने सॉइल लिया, उसका कुछ ना कुछ तो सॉलिड की फॉर्म में वॉल्यूम होगा ही होगा, आपने उसके अंदर पानी ऐड किया, करते गए करते गए करते गए, ये जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस है वाटर कंटेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। पानी ऐड करते गए करते गए करते गए, एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, ये अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, मिट्टी जो कि वो फूलने लग जाएगी। तो जिस पॉइंट पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस पॉइंट को ही बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, हम किस तरीके से श्रिंकेज लिमिट के साथ खेलेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हाउ टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट, समझ में आ रही है। श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए बहुत एक तरीका निकाला है, बहुत इजी तरीका। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। श्रिंकेज लिमिट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, M1 माइनस MD माइनस V1 माइनस VD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय MS, ठीक है, सॉलिड मास, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या निकालने का, श्रिंकेज लिमिट निकालने का। इसको याद रखो, बहुत बढ़िया है। ये आया कहाँ से, ये अभी हम देखने वाले हैं। ये आया कहाँ से वही हम अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द डेरिवेशन। फटाफट देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी। एक मैंने क्या लिया, एक मैंने सैंपल लिया जिसके अंदर, ये पहला लिया जिसके अंदर वॉइड में पानी भरा हुआ था। मैंने सॉइल के अंदर पानी भरता गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन आपको पता है श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैंने ये खाली था, मतलब वॉइड थे, एयर प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, एयर। इसके अंदर पानी मैंने डालना स्टार्ट किया, वाटर डालना स्टार्ट किया, वाटर डालता रहा मैं, और जो वॉइड था वो कंप्लीटली भर गया। अब इसके बाद जो भी पानी डालूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना मेरे भाई, इंक्रीज होगा वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में प्रेजेंट वाटर कंटेंट को ही तो क्या बोलेंगे हम, श्रिंकेज लिमिट। मतलब आपने इसमें पानी डाला तो वॉइड के अंदर कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में जो वाटर कंटेंट भरा है उसके बाद ही तो वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट होगा ना यार। तो उस कंडीशन में वाटर कंटेंट को ही, उस कंडीशन में प्रेजेंट वाटर कंटेंट को ही हम क्या बोलेंगे, उसी कंडीशन में प्रेजेंट वाटर कंटेंट को ही तो क्या बोलेंगे हम,
श्रिंकेज लिमिट। तो पहली कंडीशन याद रखनी है कि आपके पास में एक सूखी मिट्टी थी, उसमें आपने पानी डालना स्टार्ट किया, वाटर डालता रहा, वॉइड भर गया पूरा, और वॉइड भरने के बाद में वॉल्यूम में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। वॉल्यूम में जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो कब होता है वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, श्रिंकेज लिमिट के बाद ही तो होता है। तो इस कंडीशन में मतलब सेकंड कंडीशन में प्रेजेंट वाटर कंटेंट को या प्रेजेंट वाटर को ही हम निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो निकालते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों कंडीशन ले ली। अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं, यहाँ पे मैंने एक चीज निकाली, ध्यान से देखो। एक चीज, अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो आपको पता है ये जो होगा ना WV, ये वॉल्यूम चेंज होगी कुछ, इसको मैं डेल्टा V बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, डेल्टा V। इस डेल्टा V को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस डेल्टा V को ये लिख सकते हैं V1 माइनस V2। समझ पा रहे हो, ये है आपका V1, दिस इज V1। इसमें से अगर मैं इस V2 को दूसरी कंडीशन के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो बोल सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड द डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, बिल्कुल बोल सकता हूं। ओके, और V1 को तो V1 ही बोला, लेकिन V2 को मतलब सेकंड कंडीशन की वॉल्यूम को मैं क्या ड्राई वॉल्यूम बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं यार। पहली वॉल्यूम में से ड्राई वॉल्यूम को माइनस करना है बस। अब सैचुरेशन पहले में 0 थी, दूसरे में 1 होगी, इसी को ही हम इसके वाटर कंटेंट को हम श्रिंकेज लिमिट बोलेंगे, और इसमें कितनी होगी, मोर देन 1 होगी। तो बात आ रही है इस कंडीशन में कितना पानी है, इसको निकालने की। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे मास ऑफ वाटर इन फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में कितना प्रेजेंट है पानी, यही निकालेंगे ना सबसे पहले। तो हम यही निकालेंगे, मास ऑफ वाटर इन 1, पहली कंडीशन में कितना पानी प्रेजेंट है। तो क्या मैं M1 माइनस MD कर सकता हूं? आप बोलोगे ऐसा कैसे। अब सब छोड़ो, आपको वाटर कंटेंट निकालना है ना सेकंड कंडीशन में। आप मुझे बताओ वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड यही होता है। मतलब मास भी लिख सकता हूं मैं, अगर वेट नहीं प्रेजेंट है तो मास। बात है कि मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड कितना है। अब देखो मास ऑफ सॉलिड तो चेंज होगा नहीं, लेकिन इन कंडीशन में हमें मास ऑफ वाटर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो मास ऑफ वाटर किस में निकालना है मुझे, सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में कितना पानी होगा वो निकालना है हमको। तो सेकंड कंडीशन में आपको नहीं लग रहा कि मास ऑफ वाटर इन 1, मतलब आप लिख सकते हो मास इन फर्स्ट कंडीशन। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं मास ऑफ वाटर इन 1, इस कंडीशन में कितना पानी है, इस वाटर में से मैं माइनस कर दूं ये जो लूज हुआ है ना वाटर, ये जो लूज हुआ है वाटर उसको, तो लॉस को माइनस कर देते हैं। तो पहले कंडीशन में पानी कितना है, पहली कंडीशन में पानी है कि M1 मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक M1 माइनस M2, दिस इज M2, या फिर मास ऑफ ड्राई सॉइल। तो हम लिख सकते हैं M1 माइनस MD, लिख सकते हैं मास ऑफ फर्स्ट कंडीशन जिसमें ओवर सैचुरेटेड था, उसमें से ड्राई का वॉल्यूम माइनस कर दो तो मास आ जाएगा पानी का कितना होगा। मास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसमें से लॉस कितना हुआ, पता है लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ V1 माइनस VD, V1 माइनस VD मतलब डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो लिख सकते हैं V1 माइनस VD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन में मास ऑफ वाटर कितना आया, इतना आया, कितना आया, इतना आया। तो बस इसको ही रखना है हमें, कहाँ पे, यहाँ पे, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर या फिर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड या मास ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर या फिर बोलो मास ऑफ वाटर कितना आया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, तो सेम टू सेम रहेगा। तो मास ऑफ वाटर सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पे निकाला था M1 माइनस MD, मास ऑफ वाटर इन 1 माइनस MD माइनस V1 माइनस VD इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास इन सॉलिड कंडीशन। समझ पे आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। ये आपका होगा क्या, श्रिंकेज लिमिट।
श्रिंकेज लिमिट मतलब वो पानी जिसके बाद में वॉल्यूम बढ़ता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एवरी पॉइंट यू गॉट। अब हम बात करने वाले हैं श्रिंकेज रेशियो की। अब आप बोलोगे कि श्रिंकेज रेशियो क्या है भाई, श्रिंकेज रेशियो क्या है? देखो श्रिंकेज रेशियो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत टुच्ची चीज़ है। क्या चीज़ है टुच्ची? ध्यान से सुनो, देखो क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि श्रिंकेज रेशियो को कैसे हम डिफाइन करेंगे। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, यू कैन गो विद दैट। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखो, वॉल्यूम का चेंज होना वाटर कंटेंट के साथ में, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वाटर कंटेंट। मतलब एक सॉइल सैंपल दिया मैंने आपको, इसमें आपने वाटर डाला, क्या डाला आपने? वाटर ऐड किया। वाटर डालने पे इसका वॉल्यूम, मतलब ये सॉइल फूलेगी ना यार, तो वाटर के वॉल्यूम का चेंज होना किसके साथ में? सॉइल के वॉल्यूम का चेंज होना वाटर के साथ में। तो वॉल्यूम और वाटर का चेंज होना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो इज नथिंग बट वॉल्यूम का चेंज होना, इसको हम V माइनस वॉल्यूम ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ D। वॉल्यूम का चेंज क्या हो गया? ये वॉल्यूम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में चेंज होना? वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में, W1 माइनस WS, मतलब आपका वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है तो आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज में आपका श्रिंकेज रेशियो आ जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रिंकेज रेशियो। अब हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या होता है। बहुत ईजी है, वॉल्यूम का चेंज होना, सिर्फ वॉल्यूम का चेंज होना। इसको अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करूंगा तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज या वॉल्यूमेट्रिक चेंज को हम बोलेंगे V1 माइनस VD अपॉन में VD, मतलब ड्राई वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का चेंज होना, सॉइल का फूल जाना, इसको ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखो क्या होती है। प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो प्लास्टिक इंडेक्स को अगर मैं समझाऊँ ना, एक छोटी सी चीज़ में समझाऊँ तो कैसे समझा सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ। आप ये ग्राफ तो सीख ही गए, इस ग्राफ के अंदर अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है। जिस चीज़ को मैं अभी पेंट करने वाला हूँ ना, वही आपकी प्लास्टिक इंडेक्स होती है। ये वाली जो रेंज देख पा रहे हो ना, ये वाली रेंज देख पा रहे हो, दिस रेंज इज कॉल्ड द प्लास्टिक इंडेक्स। दिस रेंज इज कॉल्ड द प्लास्टिक इंडेक्स। इस रेंज को ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक इंडेक्स। मतलब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो देखो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच की जो रेंज होती है ना, कि वाटर कितना, मतलब लिक्विड लिमिट तक का पानी और प्लास्टिक लिमिट तक का पानी के बीच की जो पानी की रेंज होती है, उस रेंज को ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब समझ आया? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज नथिंग बट, इसको आप IP से रिप्रेजेंट करते हो, विच इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट वाला वाटर कंटेंट में से अगर मैं प्लास्टिक लिमिट वाले वाटर कंटेंट को माइनस कर दूं तो इस रेंज को ही हम क्या बोलेंगे? दिस रेंज इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक इंडेक्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। WL माइनस WP इज नथिंग बट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, यू गॉट इट। ओके, याद रखना है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, कभी याद नहीं रखना है। कौन सा? ये वाला, ये नहीं रखना है, मैंने सिर्फ लिख दिया आपको देखने के लिए। ये आपको हमेशा याद रखना है। जो प्लास्टिसिटी की वैल्यू है या प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है, अगर वो 0 है तो आपकी जो सॉइल है वो नॉन प्लास्टिक है भाई, प्लास्टिक नहीं है। अगर 7 से छोटी है, 0 और 7 के बीच में है, तो लो प्लास्टिक आपकी सॉइल होगी। 7 और 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक होगी। और 17 से ज़्यादा अगर आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है तो आपकी हाईली प्लास्टिक सॉइल होगी। बस ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली लिस्ट तो आपको याद रखनी ही रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस लिस्ट वेरी इंटेलिजेंटली, याद रखना है इसको। अब कुछ चीज़ें जो आपको नोट करनी है, याद रखनी है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो प्लास्टिसिटी जो होती है वो मिनरल्स और एडजॉर्ब वाटर की वजह से होती है। मिनरल्स जो होते हैं ना सॉइल के अंदर, मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से। और एडजॉर्ब वाटर होता है कि ये मिट्टी का पार्टिकल है, इसके ऊपर जो पानी प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर।
क्या बोलते हैं? एड्सॉर्ब वाटर। आगे चलते हैं, रिलेटिव कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये क्या बीमारी है? देखो, रिलेटिव कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को अगर डिफाइन करूं तो इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल एंड इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मैथमेटिकली इट एक्सप्रेस एज। मतलब समझाता हूँ भाई इसका, रुको। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स को IC से लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कि अगर आपके पास में लिक्विडिटी, आपकी वाटर जो लिक्विड लिमिट है किसी भी सॉइल की, ये सॉइल है, इसकी कोई लिक्विड लिमिट है, उसमें से उसके अंदर जितना पानी प्रेजेंट है नेचुरली उसको माइनस कर दूं और क्या कर दूं, उसकी जो बोल सकते हो कि प्लास्टिक इंडेक्स से इसको डिवाइड कर दूं, IP से, है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स से इसको डिवाइड कर दूं, तो इसको ही बोलते हैं क्या? रिलेटिव कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं प्लास्टिसिटी को किसके साथ में? उसके नेचुरल वाटर कंटेंट के साथ में। तो आप बोल सकते हो कि IC मतलब आपका जो रिलेटिव कंसिस्टेंसी होता है वो आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी सॉइल की लिक्विडिटी या लिक्विड लिमिट और उसके अंदर प्रेजेंट पानी कितना है, उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर दिया जाए प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, तो वही आपका क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझ में आ गई बात? आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हम देखेंगे कंसिस्टेंसी के अंदर ही लिक्विडिटी इंडेक्स। अब देखो, लिक्विडिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड द प्लास्टिक लिमिट एंड इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब क्या है इसका, मैं समझाता हूँ। देखो, इसको IL से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कितना प्रेजेंट है, इसमें से इसकी प्लास्टिक लिमिट का पानी में माइनस कर दो और उसको डिवाइड कर दो किससे? आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स से। तो इसको ही बोलते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। और आई होप यू गॉट द पॉइंट। मतलब नेचुरल में से प्लास्टिक को माइनस किया इस बार, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे अगर एक छोटी सी टेबल देखूं जिसके अंदर आपको IC मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स और IL की रेंज को देख के अगर आपको डिफाइन करना है तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। 0 से छोटा लिक्विड लिक्विड, 1 से बड़ा तो लिक्विड लिक्विड। मतलब जहाँ IL ज़्यादा होता है ना, जहाँ IL ज़्यादा होता है, देखो जहाँ IL ज़्यादा वहाँ पे IC कम, बस ऐसे याद रखना है। जितना बड़ा IC होगा, जितनी बड़ी वैल्यू IC की होगी, देखो सीधी बात है, IC जितना बड़ा होगा मिट्टी उतनी सॉलिड होगी, जितना IL बड़ा होगा मिट्टी उतनी लिक्विड होगी। समझ पा रहे हो ना? लिक्विड होगी, लिक्विड होगी। तो देखो, लिक्विडिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा बड़ा, सीधी बात है, तो उतनी आपको लिक्विड मिलेगी। इसका वाइस वर्सा आप कंसिस्टेंसी से याद रखने हो, उतना सॉलिड होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल है, आपको खुद को करना है। पॉज द वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आंसर लिखना है नीचे। टफनेस इंडेक्स क्या होता है बॉस, है ना? टफनेस इंडेक्स एक चीज होती है। क्या होता है टफनेस इंडेक्स? बहुत ईजी होता है। टफनेस इंडेक्स इज नथिंग बट प्लास्टिक इंडेक्स, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उसका, और फ्लो इंडेक्स का रेशियो। इसको हम IT से रिप्रेजेंट करते हैं। टफनेस इंडेक्स इज नथिंग बट IP माइनस IF, फ्लो इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रेशियो होता है। एक बात ही याद रखनी है, द वॉल्यूम ऑफ टफनेस इंडेक्स इज लाई बिटवीन 1 से 3। जो वैल्यू होती है आपके टफनेस इंडेक्स की, वो 1 से और 3 के बीच में ही लाई करती है। ओके दूसरी चीज, इफ द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स इज लेस देन 0, अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 या फिर 1 से छोटी है, लेस देन 1, आप बोल सकते हो लेस देन 1 है, तो वो जो सॉइल होगी वो यूज नहीं करनी है, क्रश्ड सॉइल होगी, क्योंकि टफनेस कुछ होगी नहीं उसकी। समझ में आ रही है बात? मेरी बात बहुत अच्छे से समझनी है आपको। 0 और 3 के बीच में होती है। तो ये सारी की सारी बातें कंसिस्टेंसी के ऊपर थी। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। थैंक यू।